बुद्ध वचन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे लोकतंत्र और लोकतंत्र की व्यवस्था पर, कमीशन पर। तो आज का विषय है लोकतंत्र। अमेरिका के संदर्भ में कहा जाता है अमेरिका लोकतंत्र का फाउंडर है। हालांकि भारत में कई बार लोकतंत्र, कई बार राजतंत्र आता जाता रहा। ये बुद्ध काल के बाद ज्ञात इतिहास में ऐसा पाया जाता है। कभी पूर्ण लोकतंत्र, कभी आंशिक लोकतंत्र, तो इस तरह की परंपराएं चलती रहीं। लेकिन भारत में जो आजकल लोकतंत्र है वो अद्वितीय है। ये अद्वितीय लोकतंत्र के हिसाब से व्यवस्थाओं को भी बदलना था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। आज हम पहले लोकतंत्र पर चर्चा कर लें, अमेरिका की बुनियाद के बारे में बात कर लें। अमेरिका में जो उपनिवेश था यूरोपीय देशों का, सभी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग अपने अपने देशों के जब अमेरिका पहुँचे तो सभी में समानता की, सभी एक दूसरे से अपने आप को उच्च दिखाने की परंपराएं विकसित कर रहे थे। इसमें राष्ट्रीयता की भावना को श्रेय दिया गया और इसलिए वहाँ पर एक संस्कृति डेवलप की गई। जो संस्कृति थी यौन संबंध पर आधारित। एक व्यवस्था निर्धारित की गई कि सभी लोग अपने यौन संबंध जो है अपने घर परिवार या कुनबे के अंदर तक सीमित नहीं रखेंगे, उसको अवैध कर दिया गया। जबकि रोमन सभ्यता में, कुलीन सभ्यता में यह माना जाता था कि विवाह संबंध, बच्चे पैदा करना एक कुल के अंदर ही है, होना उचित है, इसलिए उसे कुलीन परंपरा कहा गया। लेकिन अमेरिका में ये बिल्कुल ये परंपरा पलट गई, जहाँ पर अपने कुल, अपने वंश के अंदर विवाह नहीं करना था। भारत में भी ब्राह्मणों में इस तरह की प्रथा पाई जाती थी, जहाँ पर वो अपने आप को उच्च कुल का दिखाने के लिए इस तरह की व्यवस्थाएं करते थे। ब्रह्मा का उदाहरण इसी बात का उदाहरण है, परंतु कालांतर में उन्होंने भी काफ़ी सुधार किए। फिर गोत्र, कुल, परंपराएं आदि चीज़ें विकसित की गई। तो इस तरह से फिर भी कहीं ना कहीं बड़े बड़े समूह बनने लगे। बड़े समूहों के अंदर विवाह संबंध उस तरह के बने। अब बात आती है इन बड़े बड़े समूहों के आपस में संघर्ष को टालने के लिए क्या किया जाए। तो इसलिए फिर हर जगह का अपना एक राजा होता था, फिर राजाओं के बीच एक कंपटीशन होता था, फिर महाराजा होता था। इस तरह की व्यवस्थाएं भारत देश के संदर्भ में चलती रहीं। तो एक अमेरिकन संस्कृति है, अमेरिकन लोग हैं, दूसरी तरफ भारतीय संस्कृति है, भारतीय लोग हैं। भारतीय संस्कृति का जो इतिहास है वो भी बहुत पुराना है। रोमन सभ्यता की बात करें तो वो भी पुराना है, लेकिन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें और ऐतिहासिक दस्तावेज के हिसाब से देखें तो ये सब 2,500 से 5,000 ईसा पूर्व के बीच की सभ्यताओं का विकास का कार्यकाल हमको मिलता है। अब प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध तो पूरी तरह से राजतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित युद्ध रहा, एक दूसरे को नीचा दिखाना और वही परंपराएं। बाद में इसका ज़बरदस्त विरोध जब एडोल्फ हिटलर ने किया तो द्वितीय विश्व युद्ध की नींव पड़ी। और द्वितीय विश्व युद्ध की नींव के बाद ये माना जाने लगा कि जो उपनिवेश दूसरे देशों को बनाए हुए हैं और वहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित कर रहे हैं, तो जनता की क्या राय है उस राय को भी लिया जाए। इसलिए फिर जनता की राय लेने के लिए एक लोकतांत्रिक ढांचा तैयार किया गया। अब प्रशासनिक ढांचा तो राजतांत्रिक ही चल रहा था, क्योंकि प्रशासन राज्य के प्रति जवाबदेह था, जनता के प्रति जवाबदेह नहीं था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ और ये ऐसा विश्वास जताया गया कि जो देश आज़ाद होना चाहते हैं उनको आज़ाद किया जाए,
और जो महाशक्तियाँ थीं उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया और अन्य देशों को आज़ाद करने की श्रृंखला शुरू की। भारत भी 1947 में आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के पश्चात जो प्रशासनिक ढांचा था वो वही बना रहा। कांग्रेस ने इस प्रशासनिक ढांचे में कोई चेंज नहीं किया, क्योंकि प्रशासनिक ढांचे की जवाबदेही शासन के प्रति थी। तो प्रशासनिक ढांचा जो है वो शासन के प्रति था और इस तरह से राजा चाहे लोकतांत्रिक हो, राजा चाहे राजतांत्रिक हो, उसकी सुख सुविधाएं और वैभव उसी प्रकार का था। इसलिए कांग्रेस सत्ता में आने के बाद जनता को सुख देना नहीं चाहती थी। इसलिए जो वित्त व्यवस्था थी, वेतन जो था, वेतन विसंगतियों के साथ जैसा अंग्रेजों के समय में था, अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों को अधिक वेतन मिलता था और भारतीयों को कम वेतन मिलता था समान पद पर। अमेरिका में भी ऐसा इस समय चल रहा है। अब जो अमेरिकन्स हैं उनको समान पद पर अधिक वेतन मिलता है और जो भारत या अन्य देशों से जाते हैं उनको कम वेतन मिलता है। इसलिए वहाँ पर एक अंधी दौड़ चल रही है अमेरिका की नागरिकता प्राप्त करने की, और नागरिकता प्राप्त करने के वहाँ पर जो नाना प्रकार के रूप हैं उनसे लोग नागरिकता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इसलिए अमेरिकन्स जो वहाँ के मूल निवासी हैं, जो आज से 300-400 साल पहले वहाँ पर जाकर बस गए, उनके लिए कुछ दिक्कतें आती हैं। वो दिक्कतों के कारण वो अपनी नई व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं, जिसका प्रतिनिधित्व हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जी कर रहे हैं। तो ट्रंप अपनी नीतियों को लागू करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें अन्य देशों से आने वाले लोगों को लेबर क्लास ही माना जाए। भारत में भी ऐसा ही हो रहा। सत्ता तक पर जो लोग पहुंच जाते हैं उनकी हमेशा ऐसी नीति रहती कि भारत की संपूर्ण जनता जो है वो हमेशा लेबर क्लास ही बनी रहे। यहाँ तक कि दलित समुदाय के लोग जो रिजर्वेशन के कारण लोकसभा की सीटें प्राप्त करते हैं या विधानसभाओं की सीटें प्राप्त करते हैं, उनके मन में भी यही बना रहता है कि जो अन्य लोग हैं, उनकी जाति के लोग हैं, उनके समाज के लोग हैं, उनको भी समानता का अधिकार ना मिले। इसलिए बाबा साहब को जो सपना आर्थिक समानता का था उसको पूरा करने की दिशा में ना तो दलित लोग काम कर रहे हैं, जो 131 जनप्रतिनिधि दलित एससी समाज के जो जाते हैं वो भी इस पर काम नहीं कर रहे, और जो उच्च जातियों के लोग हैं वो तो काम नहीं कर रहे हैं। इस तरह से जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स हमारे हैं, उनको सही रूप में देने की बात ही नहीं हो रही। और आजकल तो चुनाव आयोग नई कहानी खड़ी कर रहा है, जो सभी आप लोग देख रहे हैं। चुनाव आयोग के पास कोई अधिकार नहीं है कि वह किसी की नागरिकता निर्धारित करने के नए मानक बनाए, क्योंकि नए मानक बनाना या मानक बनाना हमारी लोकसभा का काम है, चुनाव आयोग का काम नहीं। चुनाव आयोग अपनी सीमा में रहते हुए जो लोग भारत के नागरिक के जो दस्तावेज हैं उसी आधार पर वोटर लिस्ट तैयार करेगा। वो नागरिकता चेक करने के कोई नए मानक तैयार नहीं कर सकता, लेकिन चुनाव आयोग ऐसा करके अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है। ऐसी दशा में जो हमारा जुडिशियल सेपरेशन है, जुडिशियल सेपरेशन के अंतर्गत हमारी सर्वोच्च न्यायालय को बहुत से अधिकार प्राप्त हैं। जो संविधान का अनुपालन न कर रहा हो उसे संविधान का अनुपालन कराने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय किए जा सकते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस दिशा में उचित कदम उठाना ही पड़ेगा, अन्यथा भारत का लोकतंत्र नष्ट हो जाएगा। और भारत का लोकतंत्र नष्ट हुआ तो ये भली भांति जानते हैं, भारत देश बार बार गुलाम हुआ और यहाँ के शासकों की गलत नीतियों के कारण गुलाम हुआ। शासकों की रक्षा के लिए आम जनता ने कभी बढ़ चढ़कर भाग नहीं लिया, इसीलिए भारत बार बार गुलाम हुआ है। भारत बार बार गुलाम न हो इसके लिए न्यायपालिका को एक सक्रिय पहल करनी पड़ेगी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को एक सक्रिय पहल करनी पड़ेगी। और चुनाव आयोग को अपनी बुद्धिहीनता त्याग कर देश की जनता के हित में सही कार्य करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे फिर भेंट होगी। सबका मंगल हो, कल्याण हो।